पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। खीरा की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और समाधान। जायद में खीरा की खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। गर्मी में खीरा की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि सलाद के रूप में खूब उपयोग होता है। चूंकि अभी इसकी बुआई का समय चल रहा है, अतः आवश्यक है कि जो किसान इसकी बुआई करना चाहते हैं वो उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर सही बुआई तकनीकों पर ध्यान दे, जिसकी वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव। मैं आज आपको खीरा का गुणवत्ता युक्त उत्पादन के संबंध में जानकारी दूंगा। जहां तक किसान भाइयों खीरा के महत्व की बात है, खीरा का संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य के लिए भोजन में विशेष योगदान है। वो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में खीरा की खेती की जाती है। लेकिन खीरा की खेती में एक विशेषकर ध्यान रखने की बात है, खीरा के कुछ गुणवत्ता युक्त घटक होते हैं। यदि उन गुणवत्ता युक्त घटकों के अनुरूप आप खीरा का उत्पादन करते हैं तो एक अच्छा मार्केट लाभ आपको मिलेगा। जहाँ तक गुणवत्ता युक्त घटक की बात है, इसका हल्का हरा रंग, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा व सीधा खीरा एक अच्छा माना जाता है। इस प्रकार के खीरे का बाजार भाव अच्छा मिलता है, इसकी मांग अधिक है। इस प्रकार का खीरा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जितनी भी नवीनतम तकनीकी है उसका आप अपनी खेती में समावेश करें तो निश्चित रूप से खीरे का एक अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। जो महत्वपूर्ण है वो भूमि का चयन। हालांकि अधिकांश भूमियों में खीरा की खेती की जाती है, लेकिन जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम रहती है। लेकिन ये नितांत आवश्यक है कि मिट्टी में जल निकास का उचित प्रबंध हो ताकि जल भराव ना हो, क्योंकि यदि जल भराव होता है तो फिर पौधों को उससे हानि होगी, बीमारी का और कीट का प्रकोप बढ़ेगा। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 डी जुताई की जाती है तथा प्रत्येक जुताई के पश्चात पाटा लगाया जाता है। तो मिट्टी की इस प्रकार जुताई करते हैं कि एक कणीय संरचना और एक महीन संरचना बने। जहाँ पर खेत की तैयारी हो रही हो उसी समय खेत की अंतिम जुताई के समय 20 से 25 टन गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ तक रासायनिक खादों की बात है वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर प्रयोग की जानी चाहिए। लेकिन सामान्य दशा पर यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा है तो 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जानी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा नाली बनाते समय प्रयोग की जानी चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग 25 दिन के बाद और दूसरा आधा भाग उसका लगभग 40 से 50 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
किसान भाइयों, जहां तक खीरा की उन्नतशील प्रजातियों की बात है, दो तरह की प्रजातियां हैं, एक संकर प्रजातियां, एक मुक्त परागित किस्में वाली प्रजातियां। संकर प्रजातियों में पूसा संयोग, रानी दोनों बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली और मार्केट में पसंद की जाने वाली अच्छी प्रजातियां हैं। जहां तक मुक्त परागित किस्मों की बात है, इनमें कल्याणपुर हरा जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं विश्वविद्यालय कानपुर का है, वो बहुत अच्छी प्रजाति है। इसके साथ एक पूसा शीतल है जो बहुत के किसानों में और इसके साथ साथ जो उपभोक्ताओं में काफ़ी प्रिय है। इन प्रजातियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है बीज का चयन। बीज चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, तो इसलिए बीज प्रमाणित स्रोत से लिया जाना चाहिए तथा बीज मानक के अनुसार उसकी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीज कीट एवं जो बीमारियां हैं उन सब से मुक्त होना चाहिए, अर्थात एक स्वस्थ बीज होना चाहिए। जहां तक बीज दर की बात है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त रहता है। लेकिन जो संकर किस्में हैं, संकर किस्मों में केवल 1.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बीज को बुआई से पूर्व शोधन करना नितांत आवश्यक है। बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम मात्रा का प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचारित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं किसान भाइयों यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, खीरा का जो बीज होता है उसका छिलका थोड़ा कड़ा होता है, तो बुआई से पूर्व खीरा के बीज को 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। और पानी में भिगोने के पश्चात थोड़ा सा जब हल्का सा सूखने लगे बीज, उसके पश्चात उसकी बुआई करनी चाहिए। जहाँ तक किसान भाइयों खीरा के बुआई की विधि की बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक ये आता है, तो आपको बहुत ही संस्तुति के अनुसार खीरे की बुआई करनी चाहिए। खीरे की एक वैज्ञानिक विधि से बुआई करने के लिए 1.5 मीटर की कतार से कतार की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं तथा नाली में 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों को इसमें बुआई की जाती है। बीजों की बुआई नाली के किनारे पर की जाती है। जहां तक नदियों के किनारे खीरा की खेती की बात है, तो वहाँ पर जो कतार से कतार की दूरी है वो 2.5 से 3 मीटर तक रखी जाती है। तो इस प्रकार यदि आप बुआई करते हैं, अच्छी फसल आपको प्राप्त होती है। लेकिन किसान भाइयों ये भी बता दें, जो फल मिट्टी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं उनकी गुणवत्ता घट जाती है, उसका बाजार भाव गिर जाता है। इसलिए खीरा की खेती यदि आप मचान पर करते हैं तो उसका एक अच्छा उत्पादन मिलता है, और अच्छा उत्पादन मिलने के साथ साथ एक उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलता है जिसकी बाजार मांग अच्छी होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है पादप वृद्धि नियामकों की। खीरा में ये देखा गया है कि कई दफे नर पुष्पों की संख्या अधिक हो जाती है और मादा पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि मादा पुष्पों पर ही फल लगते हैं, तो नर और मादा पुष्पों में एक उचित संतुलन बनाए रखने के लिए एक हार्मोन आता है जिसको इथरेल कहते हैं। इथरेल की 100 ppm की मात्रा स्प्रे की जाती है। 2 बार स्प्रे किया जाता है, एक बार 2 पत्तियों वाली अवस्था पर और एक बार 4 पत्तियों वाली अवस्था पर। इसलिए आप 2 बार इथरेल का स्प्रे करेंगे तो इस स्प्रे करने से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी, उस पर जो है फल अधिक आएगा, तो एक अच्छा उत्पादन जो है इस प्रकार किसान भाई उसको ले सकेंगे। खेती के साथ पशुपालन का गहरा रिश्ता है। पशुपालन बिना खेती को सोचा भी नहीं जा सकता है, और आजकल बांझपन की समस्या के कारण बहुत से पशुओं से वर्ष में एक बच्चा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ इस कारण किसानों को दवा में अनावश्यक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस समस्या के कारण एवं बचाव उपाय इसके क्या हैं? जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर टीबी यादव से। पशुओं में एक तरह के बांझपन की समस्या है कि वो पहली बार ब्यात में आने में भी समय लगाते हैं, और दोबारा जब वो ब्याने के बाद ऐसा देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक वो गर्मी में नहीं आते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध देते रहते हैं। ये एक तरह से बांझ की श्रेणी में माने जाते हैं। कोई भी गाय भैंस को ब्याने के बाद 95 से 120 दिन के अंदर दोबारा गर्भित हो जाना चाहिए। अगर वो गर्भित नहीं हो रही है तो इसको हम बांझ की श्रेणी में मानते हैं। इसके लिए कई कारण हैं, जिसमें जो प्रमुख कारण है
वो है पोषण की कमी और विशेष रूप से खनिज तत्वों की कमी। ऐसा पाया गया है कि पशुओं में अगर तांबे की कमी है तो वो गर्मी में तो आती है गाय भैंस से, लेकिन गर्मी का जो लेवल है वो बहुत कमज़ोर होता है, या तो हम डिडक्ट नहीं कर पाते पशुपालक भाई, या लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और पशु गर्भित नहीं हो पाता। इसी तरह से अगर पशु में जिंक की कमी है तो वो गर्मी में के लक्षण ही प्रकट नहीं करते। ऐसा भी पाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कमी है हमारी गाय भैंसों में वो नमक की पाई गई है। अगर पशु में नमक की कमी है तो वो हर 18 से 21 दिन में गर्मी के लक्षण प्रकट करता है, लेकिन बदलवाने पर गर्भित नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो है कुछ सामान्य प्रबंधन की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली ज़रूरत ये है कि पशु जैसे ही ब्याए हफ्ते भर के अंदर उसकी डिवार्मिंग अवश्य करवा दें। सबसे बड़ा एक कारण जो है कीड़े हैं। कीड़े के कारण से भी जो भी पोषक तत्व पशु को दिया जाता है उसमें वो हिस्सेदारी कर लेते हैं, जिसके कारण से उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता और यह भी एक बाझपन और कम दूध देने का एक प्रमुख कारण है। तो डिवार्मिंग करने के बाद पशु को 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 25 ग्राम नमक ये प्रतिदिन देना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो पशुओं में खनिज तत्वों की कमी के कारण जो बाझपन है यानी लगभग 80% बाझपन की समस्या दूर हो जाती है। इससे हमारा गाय भैंस अधिक मात्रा में दूध भी देती है। ऐसा पाया गया है कि अगर केवल डिवार्मिंग कर दिया जाए तो पूरे ब्यात में वो गाय भैंस सामान्य की तुलना में कम से कम 300 किलो ज़्यादा दूध देती है। इसके अलावा वो 95 से 120 दिन में गर्मी में आकर के गर्भधारण भी कर लेती है। पशुओं में जो बांझपन के बारे में अभी हमने बताया, पहला कारण पेट में कीड़े की समस्या, दूसरा पोषक तत्वों की कमी, तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन का जो है प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है, जिसके कारण से बच्चेदानी में समस्या आ जाती है और वो पशु गर्मी में नहीं आता या अधिक तर हीट में रहता है। इसके लिए जो है उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए हम लोग रिपिटाल का प्रयोग करते हैं। रिपिटाल का 10 mg की मात्रा लगाने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर पशु गर्मी में आ जाता है और उसे बदलवा देते हैं। तो ये पाया गया है कि हमें मैक्सिमम सफलता मिलती है। पशुपालक भाई पशु को जब तक वो दूध में नहीं आता, बच्चा नहीं देता, तब तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा गाय भैंस गाभिन हो तभी से हम उसके देखभाल पर ध्यान दें। विशेष रूप से जब 6वें महीने की गर्भावस्था में पहुंच जाती हैं तो चूँकि पेट में बच्चा पल रहा है, गाय भैंस दूध भी देती रहती है, उसकी अपनी भी आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे जो है पोषक तत्वों की मात्रा की अधिक ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए ये आवश्यक है जो हम 1 किलो प्रतिदिन प्रति पशु मेंटेनेंस के रूप में रातिम मिश्रण देते हैं, उसकी मात्रा को 6ठे महीने की गर्भावस्था में हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले 1 पाव से मात्रा को बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाते हैं और ब्याने तक की स्थिति में 1.5 से 2 किलो तक इस मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा कमज़ोर होता है, जिससे उसके जीविता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी वो गाय भैंस भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण से ब्याने के बाद जितने दूध की उत्पादन वो दे सकती है उस मात्रा में कटौती हो जाती है, पूरे क्षमता के साथ वो दूध नहीं दे पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है रातिम मिश्रण की जो मात्रा को 6ठे महीने से जो है वो बढ़ा दें और ब्याने तक 1.5 से 2 किलो तक उस मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरा, इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु है कि पशुओं में ऐसा हमारा किसान भाई मानता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और ब्याने तक कैल्शियम देता रहता है। ऐसा पाया गया है कि ये पूरी तरह से गलत है। ब्याने के पहले 25 दिन पहले से कैल्शियम जो हम बाहरी रूप से देते हैं उसका जो है उपयोग पशु में नहीं हो पाता है। इसलिए कैल्शियम देना 25 दिन ब्याने के 25 दिन पहले ही खनिज मिश्रण या कैल्शियम देना बंद कर देना चाहिए। और एक हम 50 दिन का मैनेजमेंट के नाम पर एक व्यवस्था ऐसी करते हैं कि पशु को जो है नवसादर की 50 ग्राम मात्रा और 25 ग्राम नमक ब्याने के 25 दिन पहले से देना शुरू कर दें और 25 दिन बाद तक देना शुरू कर दें तो इससे ये पाया गया है कि तमाम तरह की जो पशुओं में ब्याने से पहले और ब्याने के बाद की समस्या आती है, जैसे ब्याने के समय दिक्कत, जेर देर से गिराना या न गिराना, दूध न उतारना। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन? भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डूबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डूबॉन्ट कोराजेन जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश साफ रहने, दिन के समय धूप खिलने के कारण दिन के तापमानों में हल्की वृद्धि से दिन का अधिकतम तापमान 27 से 28.8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन सुबह शाम ठंड बनी रहने के कारण रात्रि का न्यूनतम तापमान 12.7 से 14.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय हवा में नमी 90 से 94% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 44 से 50% के मध्य रहने, कम गति की हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम एवं कम गति की हवा बहने तथा दिन के तापमानों में हल्की वृद्धि होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की देर से बोई अथवा बालियां निकलने से दूधिया अवस्था की फसल में इस सप्ताह आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। ऐसा करने से बालियां निकली फसल में दाना भरने एवं दानों के आकार में बढ़ोतरी होने में सहायता मिलेगी। गेहूं की खड़ी फसल में खरपतवार के पौधों को जड़ से उखाड़कर खेत से अलग कर चारे में प्रयोग करें। गेहूं की फसल में चूहों का प्रकोप होने पर सामूहिक चूहा नियंत्रण पद्धति अपनाएं। इस हेतु जिंक फास्फाइड या बेरियम कार्बोनेट में बने जहरीले चारे का प्रयोग करें। इस सप्ताह के संभावित मौसम एवं तापमानों में वृद्धि के कारण गेहूं की देर से बोई कुछ प्रजातियों की निकली बालियों में कहीं कहीं माहू कीटों का प्रकोप हो सकता है, जिससे दानों की संख्या में कमी आ जाने से पैदावार घट सकती है। अतः जिस खेत की फसल में माहू कीटों का प्रकोप दिखाई दे उस फसल पर फसल सुरक्षा हेतु इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशी की 150 मिलीलीटर मात्रा का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर बाद छिड़काव करें। इस सप्ताह संभावित अनुकूल तापमान के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई उचित मृदा नमी में गन्ने की बुआई इस सप्ताह जारी रखें। गन्ने की शीघ्र पकने वाली कुछ प्रजातियां जैसे कोपंत 84-211, कोसा 84-36, कोसा 88-230, कोसा 96-268, कोपंत 32-20 आदि में से अथवा मध्य देर से पकने वाली कोपंत 97-222, कोपंत 96-219, कोपंत 90-223, कोसा 1148, को 167 आदि में से ही बीज उपलब्धता अनुसार किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन कर बुआई करें। निचले क्षेत्रों में जहां वर्षा का पानी अधिक भर जाता हो वहां सिर्फ यूपी 95-30 प्रजाति की ही बुआई करें। बीज की मात्रा 40 कुंतल प्रति एकड़ व बुआई 65 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में करें। जमाव हेतु नमी संरक्षण हेतु बुआई के बाद नालियों को मिट्टी से ढक दें।
दिन के तापमानों में संभावित वृद्धि के कारण चने की फसल में फूल और फली बनने की क्रिया में तेजी आएगी। साथ ही ऐसे मौसम में चने की इस अवस्था की फसल में फली छेदक कीटों के सक्रिय होने की पूर्ण संभावना है। इन कीटों की सुंडियां फली में छेद करके अंदर के भाग को खा जाती हैं, जिससे कि उपज में काफी गिरावट देखी जाती है। अतः सलाह दी जाती है जिन कृषकों ने समय से चने की बुआई कर रखी है उस फसल में इस समय फूल और फली बनना शुरू हो गया है। अतः ऐसी फसल में सावधानी के तौर पर 25 EC क्यूनाल्फास की 500 मिलीलीटर मात्रा 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से इस सप्ताह छिड़काव अवश्य कर दें। उड़द एवं मूंग की बुआई हेतु इस सप्ताह तापमान अनुकूल रहेगा, अतः इनकी उन्नतशील किस्मों के प्रमाणित बीज की बुआई इस सप्ताह करें। जिन खेतों में गन्ने की बुआई कर रखी है उनमें गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उड़द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। संभावित बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिन के समय पशुओं को छायादार जगह में बांधें। सभी पशुओं विशेषतया दूध देने वाले पशुओं को दिन में 3 बार स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं व संतुलित आहार खिलाएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है श्रीनगर गोंडा के नरेश भारद्वाज ने। आपने गेहूं की फसल में चूहों के नियंत्रण पर समुचित जानकारी चाहिए। तो नरेश जी, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं में 2 प्रमुख समस्या इस समय आ रही हैं। एक तो कुछ जगह पे ध्वजकंड नामक जो रोग है उसका प्रकोप देखने में आ रहा है, यानी किसान जब खेत में घुस रहा है तो उसके हाथ में या अथवा उसके कपड़ों के ऊपर काले काले से दाग दिखाई दे रहे हैं। ये ध्वजकंड रोग के लक्षण के पहचान है और इसके लिए किसान भाइयों को ये आवश्यकता है कि वह ये बीज जनित रोग है तो किसान भाई अपना अगले वर्ष में इसी बीज को बुआई के काम में नहीं लें, नया बीज प्रयोग में लें और बीज को बुआई से पहले वीटावैक्स नामक दवा 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से घोल बना करके इसके ऊपर छिड़काव करें अथवा सूखा जो पाउडर है उससे बीजोपचार करें। गेहूं के अंदर जो अभी प्रमुख समस्या है वह है चूहों की बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। चूहे भी अपने अगले वर्ष तक का भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और बालियों को काट करके अपने बिलों के अंदर से ले जा करके अपने गोदामों में जमा करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय चूहा नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है और चूहा नियंत्रण करने के लिए आपको सबसे पहले खेत में जाकर के ये देखना है कि कितने तरह से कितने प्रकार के या कितनी संख्या में बिल खेत के अंदर बने हुए हैं। यानी कई बार एक चूहा 2 से लेकर के 40 से अधिक एक ही बिल के अलग अलग मुंह बना देता है ताकि वह किसी प्रकार से बच करके निकल सके। तो किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि सायंकाल के समय जाएं और जो खुले हुए बिल हैं उन बिलों को आप मिट्टी से बंद कर दें और अगले दिन सुबह आप ये देखें कि कितने बिल उसके अंदर से खुले हुए हैं। तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि खेत के अंदर कितने चूहे कितनी संख्या के अंदर हैं। अब आप अगर दवाई से चूहों को ख़त्म करना है अथवा चूहों को अगर आपको मारना नहीं है तो कुछ परंपरागत तरीके हैं जिनमें आप गाजर के कुछ टुकड़े करके जो मुंह खुले हुए हैं जिन बिलों के उनके आगे गाजर के टुकड़ों को डाल दें तो चूहे अगर इनको खाएंगे तो दांतों में गाजर के फंसने की वजह से वह फसल को कम नुकसान कर पाएंगे, अधिक नुकसान उसमें नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप चाहें तो पिंजरे के अंदर एक चूहे को पकड़ लें और उसके ऊपर लाल सिंदूर लगा करके अगर उसको छोड़ दें तो उससे भी बाकी चूहों के अंदर डर फैल जाता है। तीसरा, आप चूहों को मारने के लिए पीपों के अंदर जो खाली पीपे हैं उनके अंदर पानी भर लें और उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देवें और पीपे में आधा पानी भरें और उसके मुंह को, जो पीपे का मुंह है, उसको खुला रखें। कई बार चूहा इस भ्रम में कि ये बिल का छेद है
पीपे के अंदर गिर जाएगा और पानी के अंदर डूब करके उसकी मृत्यु हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये तो कुछ परंपरागत तरीके हैं, लेकिन किसान भाई अगर चाहें तो कि चूहों को संपूर्ण रूप से सामूहिक अभियान चला करके भी ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो खुले हुए मुंह हैं जो बिलों के, उनके आगे शुरुआती दिनों में आपको कम से कम 3 दिन तक आटा, गुड़ और तेल तीनों को मिला करके गोलियां बनानी है और उन गोलियों को आपको चूहों को बिलों के आगे 8-8, 10-10 गोलियों को हर बिल के आगे रखना है। तो चूहे पहले दिन थोड़ा झिझकेंगे, उनको खाएंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनको क्योंकि उसमें जहर नहीं है, खाने की आदत पड़ जाएगी। और यह क्रम आप 2 या 3 दिन तक लगातार चलाते रहें। रोज़ उसी स्थान पर ले जाकर फिर से उन गोलियों को रखें, बिना जहर की जो गोलियां हैं उनको खाने से चूहे अभ्यस्त हो जाएंगे। और चौथे दिन आप उसके अंदर जो आटा और आपने तेल और गुड़ जो बना रखा था मिश्रण, उसके अंदर जिंक फॉस्फाइड 1 किलो के अंदर 20 ग्राम दवा को मिला करके और उससे काले रंग की जो गोलियां बनेंगी, जहर की गोलियां, उन गोलियों को ले जा करके आप चूहों के बिलों के आगे रखें। और पहले की अगर कोई बची हुई मीठी गोलियां अगर बची हुई हैं उनको वहां से हटा लें और जहरीली गोलियां वहां पर गिन करके रखें। अगले दिन चूहे अभ्यस्त रूप से आएंगे और उन गोलियों को खा करके तुरंत उनके ऊपर जहर का असर होगा और वह तुरंत पानी की खोज में इधर से उधर दौड़ेंगे। तो खेत के आसपास कहीं पर पानी कहीं उनको मिलना नहीं चाहिए। अगर पानी पी लेता है चूहा इस जहर को खाने के बाद में तो उसके बचने की संभावना रहती है। तो कहीं भी खेत के आसपास में पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप चूहों को मार तो लेंगे, लेकिन अगले दिन आपको इन मरे हुए चूहों को जो कि जहरीले हो चुके हैं, इनको खेत से इकट्ठा करके आपको कहीं खड्डे में दबाना है। नहीं कोई भी पालतू पशु अथवा कोई भी जंगली जानवर या कौवे, कुत्ते वगैरह कोई भी अगर इनको चूहों को खाएगा तो जहर के असर से उनकी भी मृत्यु हो सकती है। तो आप इनको इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ दें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अंश। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।